हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और मैं आपको इस चैनल पे अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। अगर आपने मेरे बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो भी आपको मेरे प्लेलिस्ट पे दिख जाएगा। चलिए शुरू करती हूँ आज का लेक्चर। पहला पॉइंट है परचेज रिटर्न, जिसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न मतलब जब हमारा परचेज किया गया गुड्स हम अपने सेलर को रिटर्न कर देते हैं, उसे परचेज रिटर्न कहा जाता है। ये किन किन वजह से किया जा सकता है? अगर हमने बेवजह कुछ चीज़ खरीद लिया हो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिया है, या फिर हमें जो प्रोडक्ट दिया गया है वो डिफेक्टिव हो, या हमारे जो परचेज का जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसमें कुछ वायोलेशन किया गया है सेलर के द्वारा, तो हम लोग इन वजह से हमारे जो परचेज किए गए गुड्स उनको रिटर्न कर देते हैं। तो इसे रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहा जाता है? इसे रिटर्न आउटवर्ड इसलिए कहा जाता है कि ये सामान, ये गुड्स हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड एज इट इज़ रिटर्न ऑफ गुड्स आउटसाइड द बिजनेस। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देख रहे हैं नेट परचेज कैलकुलेट करने का। नेट परचेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हमारा जो टोटल परचेज है उससे हम लोग अपना टोटल परचेज रिटर्न जब माइनस कर देते हैं, हम लोग उसे नेट परचेज कहते हैं। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको जब प्रैक्टिकल आप सम सॉल्व करेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह सेल्स रिटर्न, जिसे हम लोग रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी सिंपल है। हमने जो अपना प्रोडक्ट सेल किया है वो जब हमें हमारे कस्टमर द्वारा वापस किया जाता है उसे हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं। ये भी या तो अननेसेसरी, एक्सेसिव या डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ गुड्स के वजह से होता है, या फिर हमारे जो सेल्स का एग्रीमेंट था उसमें कुछ वायोलेशन हुआ रहे तो हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। और इसे रिटर्न इनवर्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे गुड्स हमारे गोडाउन में फिर से वापस आ रहा है। ठीक है, अब नेट सेल्स कैलकुलेशन करने का क्या फॉर्मूला है? टोटल सेल से जब हम लोग सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं तब हमें नेट सेल मिलता है। ये नेट परचेस और नेट सेल, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर। डेटर और क्रेडिटर तो सुन के आप लोगों को अभी तक पूरा अच्छे से याद ही हो गया होगा। डेटर कौन है? अ पर्सन हु हैज़ टू पे द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। मतलब वो व्यक्ति जो हमसे उधार पे कुछ गुड्स या सर्विसेज खरीदा है उसे हम लोग डेटर कहते हैं। मैं फिर से आपको डेटर को एक अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। सोचो हमारा एक बेकरी शॉप है जहाँ पे एक कस्टमर आता है हरीश नाम का, जो हमसे अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक और डेकोरेशंस आइटम खरीदता है और उसका टोटल बिल होता है 5000 रुपीज़। अब वो हमें इमीडिएट पैसा नहीं पेमेंट करता है। सोचो कुछ पैसा पेमेंट किया, 2000 पे किया और बाकी 3000 वो बोला हमें बाद में पे कर देगा। तो ये 3000 अमाउंट जो है वो हमारे लिए डेटर हुआ। हरीश हमारे लिए कितना का डेटर बना? 3000 रुपीज़ का। अगर वो पूरा 5000 रुपीज़ पे नहीं करता है तो 5000 रुपीज़ का डेटर बना, और अगर वो हाफ पेमेंट कर रहा है, 2000 पेमेंट कर रहा है, 3000 बकाया है, तो वो 3000 रुपीज़ का हमारा डेटर बनता है। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जस्ट डेटर का ऑपोजिट। डेटर होता है जिसने हमसे उधार पे सामान खरीदा है, और क्रेडिटर होता है जिससे बिजनेस ने उधार पे कुछ सामान खरीदा है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स। अब इस बेकरी शॉप को चलाने के लिए हम किसी होलसेलर से होलसेल प्राइस पे केक बनाने का प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, कैंडल्स खरीद रहे हैं, ये डेकोरेशंस का आइटम खरीद रहे हैं, और
उसे बाद में पे कर रहे हैं, तो ये हमारा क्रेडिटर। नाउ नेक्स्ट इज बैड डेट्स। व्हाट इज बैड डेट्स? बैड डेट्स मीन्स जिस डेटर ने मेरे से उधारी पे सामान खरीदा है वो अगर अपना पैसा मुझे वापस नहीं करता है तो वो हमारे लिए बैड डेट्स हो जाता है। इट इज़ एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, जो हम डेटर से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे डेटर को एग्जांपल देते टाइम कहा था, हरीश ने मुझसे 5000 रुपीज़ का प्रोडक्ट ख़रीदा है, केक एंड डेकोरेशंस आइटम। उसने मुझे अभी 2000 रुपीज़ पे किया है और 3000 रुपीज़ पे करना बाकी है। तो ये मुझे आफ्टर 10 डेज़ फिर से 2500 रुपीज़ पे करता है और बोलता है मैं और 500 रुपीज़ पे नहीं कर पाऊँगा। अगर वो मुझे वो 500 रुपीज़ पे नहीं करता है तो टोटल मैंने कितना रिकवर किया है? 4500। तो ये 500 रुपीज़ जो मेरा लॉस गया उसे हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। वाई इट इज़ रेवेन्यू लॉस? बिकॉज जिस प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं उससे जो हमारा इनकम हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसे तो हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ये हमारा पूरा रिकवर नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग रेवेन्यू लॉस कह रहे हैं। फाइन। डेटर और क्रेडिटर टर्म से तो आप लोग पहले से ही फेमिलियर थे। ये होप सो आपको ये बैड डेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज वाउचर। अगेन इट इज़ ऑल्सो अ रिपीटेड टर्म। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाउचर। वाउचर इज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसके सपोर्ट के लिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है उसे हम लोग वाउचर्स कहते हैं। इस वाउचर से हमें क्या बेनिफिट होता है? वाउचर रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने में, ऑडिट करने में हेल्प करता है। हमने 10,000 रुपीज़ का सामान ख़रीदा है और हमारे कैशियर ने उसको दिखा दिया बुक ऑफ अकाउंट्स में 15,000 का। तो मतलब ये क्या हो सकता है वो 5,000 रुपीज़ हमारे कैशियर घपला कर दे। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एकदम जेन्युइनली हुआ है? तो इसलिए वाउचर्स रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये अगर कोई गड़बड़ी होता है, फ्रॉड होता है, उसको भी पकड़ने में हेल्प करता है। वाउचर्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? रिसीप्ट, कैश मेमो, इनवॉइस, वेजेस बिल, सैलरी बिल, डीड, ये सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम लोग वाउचर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज गुड्स। GOOD, गुड, ये तो आप लोग जानते ही है, इसका मतलब अच्छा। तो गुड्स का मतलब क्या? बहुत सारा अच्छा? नहीं, अकाउंटिंग में इसका मतलब दूसरा कुछ होता है। देख लेते हैं इसका भी मीनिंग। गुड्स का दूसरा नाम है मर्केंडाइज। ठीक है। तो गुड्स का मतलब जब हम लोग रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं अपना फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। या फिर अगर हम लोग कहीं से कुछ आइटम परचेस कर रहे हैं उसे डायरेक्टली सेल करने के लिए। ठीक है। एक पार्टी से हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम लोग मिडिल मैन हैं, फिर दूसरा पार्टी को सेल कर रहे हैं। जैसे एक फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं। जो फार्मर से जो मिडिल मैन गेहूँ खरीद रहा है, अब वो मिडिल मैन क्या कर रहा है? गेहूँ खरीद के फिर से कोई शॉप में बेच रहा है। और एक एग्जांपल हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये सोचो पुष्पा राजे का रेड सैंडलवुड का बिजनेस है। अब वो जो अपना सबसे बड़ा मालिक जो मुर्गन, जो डायरेक्टली जापान में ये सैंडलवुड एक्सपोर्ट करता था, स्मगलिंग करता था, उसे बेचने जाता है। तो ये मुर्गन कौन हुआ? मुर्गन पुष्पा से डायरेक्टली ये फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहा है, सैंडलवुड खरीद रहा है, फिर जाके वो जापान में उसे बेच रहा है विदाउट एनी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस सैंडलवुड। अब जापानीज उसको क्या कर रहे हैं? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो अलग मैटर हो गया। तो ये मुर्गन पुष्पा से
फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहा है, फिर यही फाइनल प्रोडक्ट को वो जापानीज़ लोगों को बेच रहा है। ये सैंडलवुड मुर्गन के लिए गुड्स हुआ, ठीक है। तो गुड्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, या फिर आप रॉ मटेरियल खरीदे अपना फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर आप मुर्गन की तरह पुष्पा से ये सैंडलवुड खरीदे, फाइनल प्रोडक्ट खरीदे, फिर उसे किसी थर्ड पार्टी को उसी फॉर्म में बेचे, ये भी गुड्स के अंडर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक इज गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कोई एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस के पास जितना भी फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल है सेल के लिए, उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कितने तरह के होते हैं? स्टॉक दो तरह के होते हैं, एक है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन द ओपनिंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे पे जितना भी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, जितना भी गुड्स अवेलेबल रहता है, उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होता है? अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है, जो कि 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक का रहता है। तो हमारे पास 1 अप्रैल को जितना स्टॉक अवेलेबल है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि 1 अप्रैल को कहाँ से स्टॉक अवेलेबल है? देखिए, बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही है कि वो ईयर बाय ईयर कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं, 1 साल के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, सालों साल के लिए बिजनेस करते हैं। प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डे पे जितना प्रोडक्ट अवेलेबल था उसे हम लोग इस अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसे ही ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन द क्लोजिंग डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर जो कि क्लोज होता है 31 मार्च को, उस दिन पे हमारे पास जितना भी गुड्स, जितना भी स्टॉक अवेलेबल है, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। एंड वाउचर, गुड्स एंड स्टॉक इज I think crystal clear to all of you. Now it comes what is receivable. Receivable means what business has to receive from outside parties on revenue account. मतलब हम लोग आउटसाइड पार्टीज से जो भी पैसा हमें मिलने वाला रहता है उसे हम लोग रिसीवेबल कहते हैं। रिसीवेबल में आपका टोटल डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड होता है। ये बिल्स रिसीवेबल मतलब हम लोग एक बिल अपने डेटर पे ड्रॉ करते हैं और वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। ये रिसीवेबल्स एक तरह का करेंट एसेट होता है जिसे 1 ईयर में ही रिकवर किया जाता है और इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है, ठीक है। मतलब रिसीवेबल हम लोग अपने डेटर्स पे ड्रॉ करते हैं क्योंकि डेटर्स ने ही हमसे उधारी ले रखा है और उससे ही हमें पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है पेएबल। व्हाट इज पेएबल? ये जस्ट रिसीवेबल का ऑपोजिट, मतलब व्हाट बिजनेस हैज़ टू पे टू द आउटसाइड पार्टीज। हमारे आउटसाइड पार्टीज को जो हमें पैसा देना बाकी है उसे हम लोग पेएबल कहते हैं। टोटल पेएबल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल कंसिडर किया जाता है। ये भी व्हेन बिजनेसमैन एक्सेप्ट्स बिल ड्रॉन बाय सर्टेन क्रेडिटर, मतलब हमारे जो क्रेडिटर है वो जब हम पे बिल ड्रॉ करते हैं और हम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे बिल्स पेएबल कहा जाता है। ये पेएबल करेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं और इसे भी 1 ईयर में ही पे किया जाता है और इसे हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब आता है प्रोप्राइटर। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। कौन है ये? मुकेश अंबानी, रिचेस्ट बिजनेसमैन इन एशिया एंड 6th रिचेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एशिया में जो रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो हमारे भारतवर्ष से ही है। तो प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर is an individual or group of person who undertake the risk of business.
ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब एक सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, या फिर वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, जैसे पार्टनरशिप हुआ, कंपनी हुआ। यहाँ पे ओनर या फिर प्रोप्राइटर जो होता है एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं प्रोप्राइटर, वो बिजनेस के जो रिस्क है उसे अंडरटेक करते हैं। प्रोप्राइटर फंड इन्वेस्ट करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे चीज़ों के लिए अरेंजमेंट करते हैं। लेबर को वेजेस पे करते हैं, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैलरी पे करते हैं। ये सारी चीज़ें करने का जिम्मेदारी किस पे है? ये सारी चीज़ें करने का जिम्मेदारी हमारे प्रोप्राइटर साहब पे ही आता है। तो ये जो इतने सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको बदले उन्हें क्या मिलता है? ही इज़ रिवार्डेड विथ प्रॉफिट, मतलब ये सारे जो रिस्क वो बेयर कर रहा है, उन सारे रिस्क के बदले में उनको जो प्रॉफिट अर्न होता है वो उनका रिवार्ड होता है, और ये प्रॉफिट उनके कैपिटल को इंक्रीज करता है। सिमिलरली अगर बिजनेस में जो लॉस होता है वो कौन बेयर करता है? वो भी प्रोप्राइटर को ही बेयर करता है, बिकॉज ही इज़ द अंडरटेकर ऑफ रिस्क of the business. So he will be rewarded with the profit for the risk undertaken by him, and he will only be suffering the loss of the business which decreases his capital. Okay students, आज हमने परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, बैड डेब्ट्स, रिसीवेबल, पेएबल, प्रोप्राइटर, स्टॉक, गुड्स, इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका हर डाउट को क्लियर करूँगी। हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।